अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त 365 न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ सवेरा खालिद। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर की नज़रें स्विट्ज़रलैंड के मकाम बर्गन ब्रिज पर मरकूज़ हो चुकी हैं और इस हवाले से तमाम मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये कोई आम दौरा नहीं है। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये तारीखी मुआहिदा होना जा रहा है और पाकिस्तान की सालिसी में ये मुआहिदा स्विट्ज़रलैंड के मकाम बर्गन स्टॉक में होने जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से एक आला सफारती वफ्द इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है और अहम डिस्कशंस इस दौरे में होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस दौरे में वहीं पर मौजूद हैं। नाज़रीन, एक तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और दूसरी तरफ से तेहरान का आला सफारती वफ्द स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है बर्गन स्टॉक के मकाम पर। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। ये जो मुज़ाकरात हैं क्या रुख इख्तियार करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों फरीकैन के दरमियान पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और मुज़ाकरात की इस मेज़ पर पाकिस्तान बतौर सालिस जिस तरह से अपना काम अदा कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया इसकी मुअतरिफ हो चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में, अपनी इस ट्रांसमिशन में हम इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पॉयलर्स का किरदार भी अदा कर रहे हैं, उनका क्या इम्पेक्ट रहेगा इन मुज़ाकरात के ऊपर। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान मुज़म्मिल, नुमाइंदा 365 न्यूज़ स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। तमाम तर अपडेट जानेंगे स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त क्या हो रहा है और साथ ही साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर जावेद साहब, उनसे भी ओवरव्यू लेंगे क्या समझ रहे हैं ये मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करेंगे। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ मोहम्मद इमरान मुज़म्मिल की जानिब। इमरान, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, बताइए किस मकाम पर आप मौजूद हैं, क्या आज दिन भर मसरूफियत रही आपकी और पाकिस्तान की जानिब से आला क़यादत इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। इमरान, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। मैं सारा दिन आज बुर्गन स्टॉक रिजॉर्ट पर मौजूद रहा और तमाम मामलात को बगौर देखता रहा। मामलात बड़े खुशगवार माहौल में चलते रहे। अभी मैं अभी अभी वापस आया हूँ घर की तरफ। और मामलात का जो पहला दौर है, जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर है, वो बड़ी खुश सलूबी से मुकम्मल हुआ है और इन वो दोनों वफूद के जानिब तफसीली बातचीत हुई और बड़े खुशगवार मोड़ पर इस पहले दौर का इख्तिताम हुआ। मुतअद्दिद अहम अमूर पर पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का अगला मरहला चंद ही घंटों के बाद दोबारा शुरू होगा। इस वक्त ब्रेक है, उन्होंने ब्रेक ली है। उसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कतर और पाकिस्तान की काविशें रंग ला रही हैं। फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को जारी रखने के अमल पर इत्तफाक भी कर लिया है और अब ये जो मुज़ाकरात हैं, इनको हतमी और मुआहदे के लिए मज़ीद टेक्निकी और सफारती मुशावरत जारी हो चुकी है। आलमी नज़रें की, आलमी मीडिया और आलमी दुनिया की नज़रें भी बुर्गन स्टॉक पर इस वक्त अटकी हुई हैं और वो देख रहे हैं कि मुज़ाकरात किस रुख जा रहे हैं। और इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के बुर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। किसी की गैर मुतल्लका अफराद को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं जब वहाँ था तो एक आप बुर्गन स्टॉक रिजॉर्ट का एक होटल है, लेकिन इसके साथ मुख्तलिफ हॉल हैं जहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुख्तलिफ टेक्निकल टीमें मुख्तलिफ रूम्स में बैठी हुई हैं जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इवन के मीडिया को भी अलाउ नहीं है। मीडिया के लिए एक सेंटर कायम किया गया है जहाँ से मीडिया मुख्तलिफ अपने इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन रूम से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ मखसूस अफराद को इजाज़त है जाने की। और इन्होंने 6 लेयर डिप्लॉय की हैं। जो भी इंसान जाता है, जो भी बंदा जाता है, उसके पास होने के बावजूद उसकी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। और ये इसका इब्तदाई दौर जो है वो बड़े खुश सलूबी से मुकम्मल हुआ है और दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। और ऐसे लग रहा है कि चंद ही लम्हों के बाद इन मुज़ाकरात का इख्तितामी दौर भी शुरू होगा
और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ से यही उम्मीद हौसला अफ़ज़ा खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात को हतमी शक्ल आज हम्म। दे दी जाएगी। उसके बाद टेक्निकल टीमें यहाँ पर मौजूद रहेंगी, वो बदस्तूर इस पर काम करती रहेंगी, लेकिन जो अहम निकात हैं उन पर अमल दरामद होने की बड़ी हद तक तवक्को पे ज़ाहिर की जा रही है। बिल्कुल, हम यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला वक्त किसी एक रिजल्ट की तरफ, एक कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए। अज़हर जावेद साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस सालिसी में, जो मेडिएशन पाकिस्तान ने की है, दुनिया उसकी मुतरिफ़ हो चुकी है। हर तरफ से हमें तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं। इनफैक्ट आज अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वहाँ पर मौजूद थे। शुक्रिया एक बार फिर से पाकिस्तान का अदा किया गया। किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को आप? देखिए, आज पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशों को इस्तेमाल कर रहा है। आज का जो ये मंजरनामा है, आलमी मंजरनामा, पूरी दुनिया में ये इसको दिखाया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान जो है उसने दो जो बड़े दुश्मन थे, पहले उनको इस्लामाबाद में बिठाया, फिर अब दोबारा उनको स्विट्ज़रलैंड में बिठा दिया। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। 76 साल कबल बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करेगा, अब वो उसकी अमली शक्ल आ रही है। बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे बड़ी एक मेहनत और बड़ी तजर्बाकारी, सियासतकारी कह लें आप, डिप्लोमेसी की पूरी अमल दखल है। गुज़िश्ता 3 माह में पाकिस्तानी क़यादत ने जो किरदार अदा किया है, उसकी पूरी दुनिया के आलमी जो तज्ज़ियाकार हैं वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जब जंग शुरू हुई तो ईरान और यूएसए के दरमियान उस वक्त से पाकिस्तान मुतहर्रिक था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना होगा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट बिल्कुल। देना होगा कि उन्होंने किस तरह एक ऐसी जंग जो कि पाकिस्तान से दूर थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के करीब समझते हुए, दिल के करीब समझते हुए, आलमी अमन के लिए उन्होंने जो कोशिशें शुरू की, आज उसका एतराफ़ अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस जेडी वेंस के उस एक जुमले से हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान। बिल्कुल। उसका ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर इसको आप देखें, कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान आलमी सतह पर उसे तरह करने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाता था। भारतीय लॉबी जो है और सफारतकारी जो अरबों रुपए डॉलर लगा के एक पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहे थे, सडनली पाकिस्तान बगैर कोई पैसे लगाए, बगैर किसी लॉबिंग के, इस वक्त मोस्ट फेवरेट नेशन दुनिया में बन चुका है। और ये सारी क्रेडिट जो है, आप इसमें ये देखें कि अमेरिकन भी पाकिस्तान पे उतना एतमाद कर रहे हैं जितना ईरानियन कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो एतमाद है वो बराबर है। कतर के वज़ीर आज़म की आज स्पीच सुने, उसमें उन्होंने इब्तदाई कलमात में पाकिस्तान की तारीफ़ की, जेडी वेंस ने की। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह एक कंपोजिटर तरीके से जिस तरह उन्होंने बात की, अमेरिकन प्रेसिडेंट का उन्होंने हवाला दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। बिल्कुल। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, इसके पीछे बड़ी मेहनत थी, बड़ा उतार चढ़ाव आया। बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन, जिनमें इजराइल सर फहरिस्त है, उसके अलावा इंडिया है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये आज की महफिल, आज का ये इकट्ठ, आज की ये बैठक ना होने पाए। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से जो है वो ये सारा कुछ हुआ। और इसमें अगर हम मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर दाखिला, उनकी कोशिशों की तारीफ़ करें ना करें तो वो ज़्यादती होगी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का जो किरदार था वो बड़ा अहम था। तो एक ऐसी कंप्लीट टीम एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान आज इस मुकाम पे खड़ा है कि पूरी दुनिया जो है उसकी तरफ देख रही है। और ये मुज़ाकरात अभी आगाज़ है। बिल्कुल। तो ये टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं, हो सकता है ये 1 दिन जारी रहें या 2 दिन जारी रहें, लेकिन फिर उसके बाद फिर मुज़ाकरात का सिलसिला ये जारी रहेगा। 14 नुकात हैं जिन पर जो दस्तखत हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ईरानी प्रेसिडेंट कर चुके हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस पर बतौर सालिस दस्तखत करते हैं। ये बड़ा अच्छा आगाज़ है जी।
बिल्कुल। बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। सर, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी तज़किरा भी हमने किया कि इन सारी मीडिएशन में स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की मीडिएशन डिस्टर्ब हो। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमें कहीं ना कहीं एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है ईरान के दरमियान, अमेरिका के दरमियान, किस तरह से उसको कवर किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने स्पॉइलर का जिक्र किया। देखिए, स्पॉयलर्स दो किस्म के हैं। एक तो स्पॉइलर है हिंदुस्तान, जी। उसकी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में इस तरीके से प्रोमिनेंट ना हो। उसकी तो पूरी कोशिश, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि पीस होता है या नहीं होता, मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। उसका टोटल कंसंट्रेशन इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए और किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन में मरकजी किरदार है वो दागदार हो, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बिलखुसूस कोई ऐसी बदएतमादी पैदा की जाए। कोशिशें करते भी रहे। आपको पता है कि लास्ट मंथ उन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस के ऊपर कुछ ईरानियन फाइटर जेट्स, जी। ईरानियन जहाज फटे। तो इसलिए था कि अमेरिका के जेन में डाला जाए कि पाकिस्तान और ईरान की साइड ले रहा है। एक तो सबसे बड़ा स्पॉइलर ये है। अभी जो इनका नेक्सस इसराइल के साथ है, इसराइल इस पूरे के पूरे अमल में इसको सबोताज करने के लिए सबसे बुनियादी किरदार उसी का हो सकता है। उनकी कोशिश भी है, क्योंकि वो अमन नहीं चाहते, वो जंग बंदी नहीं चाहते। ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को अगर उन्होंने परसू करना है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी चीज है कि गल्फ में जंग फैले, इस्लामी ममालिक आपस में लड़े, जहाँ पर ज्यादा अनरेस्ट हो, ज्यादा यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन जो है ना खराब हो। और वो इसी सूरत में होगी कि जंग अगर नहीं रुकती और इसराइल को मौका मिलता रहता है अमेरिका की शय में वो चीज। तो ये दोनों स्पॉइलर्स तो हैं। और अब देखें क्या लबनान में पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से इसराइल ने बॉम्बिंग की है, ईरान शुरू से कहता चला आ रहा है कि लबनान के इशू को भी इसके साथ लिंक करें, बिकॉज वो भी मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। इसराइल उससे इज्तनाब करता है। अब ये एक स्पॉइलर किसी सूरत हाल आगे जाके मुश्किलात पैदा यकीनी तौर पे कर सकती है। लेकिन इसमें हौसला अफजा ये पॉजिटिव बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अमेरिका ने इसराइल पे चाहे दबे लफ्जों में चाहे इनडायरेक्टली तनकीद की है, उन्हें क्वेश्चन जरूर रेज किए। आज भी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। अमेरिकी सदर का ये कहना कि लबनान में जब इसराइल अटैक करता है तो सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग नहीं उसमें शहीद होते हैं, आम शहरी मारे जाते हैं। तो इनकी आपस में हॉट टॉक्स भी नेतन्याहू की और अमेरिकी सदर की और वाइस प्रेसिडेंट की हो चुकी है। ये स्पॉइलर तो डेफिनेटली हैं, लेकिन फिलहाल माहौल पॉजिटिव है। और उसमें अच्छी चीज यह है कि दोनों फ्री कैन, ईरान भी अमेरिका भी, दोनों डिटर्मिन्ड हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं और बड़े अच्छे नोट पे इन मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने तस्करा किया है कि ये स्पॉइलर तो हैं फील्ड में, लेकिन यहाँ पर हमने जो खुशाइन चीज़ देखी है वो ये कि दोनों ममालिक के दरमियान, इसराइल और यूएस के दरमियान कन्फ्रंटेशन हुई है। उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी हमने देखा है कि इसराइल ने कहा है कि लेबनान पर जंगबंदी हमने रोक दी है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा बंद होना और ईरानी ज़राए का ये कहना कि हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। क्या समझते हैं आने वाले वक्त में ये देर पा साबित होने वाला है? क्योंकि ईरान ने तो डायरेक्टली कह दिया है कि हमारा अमल बराए अमल और माहिदा बराए माहिदा होना चाहिए। देखिए, अपना हुर्मुज़ को बंद करने की जो बातें हैं उनमें कंट्राडिक्शंस हैं। आज़ाद ज़राए से तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है भी तो बेसिकली वो एज अ वार्निंग है। ईरानियंस भी उसको एज अ कार्ड यूज करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका ये कह चुका है, बारहा कह चुका है कि इस अमन के अमल में उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, सिंसेरिटी के साथ लेके जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के किरदार की भी बात कर रहे थे। ये किरदार को आम किरदार नहीं, नॉर्मल नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी के अंदर रहते हुए किरदार नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ उधर पहुंचे और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने अपना पर्सनल क्लाउड यूज करते हुए ईरानियन क़यादत को वहां पर माइल किया और उनके साथ वो जिनीवा गए, ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। ये डिप्लोमेसी से भी कोई 2 स्टेप आगे की चीजें हैं। तो जब पाकिस्तान इतना एक्टिवली बीच में किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका भी पॉजिटिव है, तो स्पॉइलर है तो सही, डेफिनेटली इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, उसमें यही चीजें डिस्कस करने के लिए या तो इसराइल को लबनान के ऊपर हमले बंद करने पड़ेंगे या फिर उसका
उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल साथ ईरान साथ ने नहीं बहुत चल क्लियर ईरान ने बहुत क्लियरली कहा है, अमेरिका ने भी उसको किसी हद तक उस चीज की हमायत की है कि बिलाल लबनान में जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। बात बहरहाल चूंकि ये मुज़ाकरात का अमल जरा लंबा है, 60 डेज में उन्होंने शुरू में एमओयू में रखा हुआ है 60 डेज का टाइम। उस दौरान एक कॉम्प्रीहेंसिव पीस एग्रीमेंट के ऊपर जाके बात और उसके ऊपर इत्तफाक राय होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉक्स होती हैं वो टेक्निकल लेवल टॉक्स होती हैं, बिल्कुल जिसमें माइक्रो लेवल के इश्यूज जो है ना वो डिस्कस होते हैं। ये टॉप लेवल लीडरशिप ने एक गो हेड दे दिया, टेक ऑफ कर गया मुज़ाकरात। अभी आगे चल के पूरा मुझे यकीन है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। बट ये इरिटेंट जो है, जो स्पॉइलर की बात हम करते हैं, इससे जी अमेरिका भी आगाह है, इससे पाकिस्तान भी आगाह है, ईरान भी आगाह है, गल्फ में कंट्रीज को भी पता है। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ आगाह होना जरूरी नहीं होता, उसको रोकना जरूरी है। रोक उसको सिर्फ अमेरिका सकता है। बिल्कुल क्या क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका अब भी इसराइल को ये ना रोक के अपनी पोजीशन को मजीद खराब करना चाहता है, दुनिया में मजीद आइसोलेट होना चाहता है, मजीद फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, वो डोमेस्टिक प्रेशर मजीद बिल्ड होगा? कतन नहीं। अमेरिका की पोजीशन ऑलरेडी बहुत खराब हुई है दुनिया में, सिर्फ इस ईरान वॉर की वजह से, जो कि भी बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कि अमूमी राय ये है कि इसराइल के कहने पर उन्होंने अनजस्ट वॉर शुरू की थी, अब तो खुद भी कहना शुरू हो गए हैं, तो अब वो उस जंग को बंद करके अमन की बिल्कुल तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर ये मेरा तो सारी ख्याल है दुनिया देख रही है कि अब अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग का खात्मा हो, टेबल पर आकर दोनों फरीकैन बैठें और फैसला हो कि क्या रुख इख्तियार करना है। अच्छा अजहर साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने बात की कि डिप्लोमेसी को 60 दिन 70 दिन गुजर चुके हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये एक प्रोसेस का नाम है। लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में इसको एंड किया जाए, लेकिन जो सारा वक्त लगा है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर इस दिन के आके बैठने के लिए था। देखिए, आज हमें जो है ना अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल आज बतौर कौम, एज ए पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है मेरा तो सर फखर से बुलंद है। और इसके साथ साथ यही कैफियत आपकी भी होगी, बिल्कुल यही यही है। ब्रिगेडियर साहब की होगी, यही आज आपके पूरे स्टूडियो में मौजूद लोगों की होगी, और हर आम पाकिस्तानी की होगी। क्योंकि आज जो हमें एजाज़ मिला है, हमारी जो रिकग्निशन हुई है, वो अनप्रेसिडेंट, उसको कह सकते हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। कौमें तरसती हैं, कई कई 100 साल जिनकी हिस्ट्री है, वो इस काम के लिए, जो इस तरह के किरदार के लिए मुतमन्नी होती हैं। देखिए, बरतानिया बड़े अरसे तक पूरी दुनिया के फैसले करता रहा। उनके जो ताज बरतानिया होता था, उसके अंडर दुनिया के ममालिक के जो किस्मत के फैसले होते थे। आज यहाँ के जो मुबसरीन हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा ये किरदार पाकिस्तान ने छीन लिया। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कह सकते अचीवमेंट है कि ईरान और अमेरिका, जिनके दरमियान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में जो है हज़ारों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तानी क़यादत ने जो एक फ़ैसला किया, जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों शामिल हैं, और दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप को क्रेडिट देना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्हें देखिए दुनिया में जो जनरल्स का काम होता है लड़ाई लड़ना, डिफेंस करना, ये वाहिद जनरल है जो लड़ाई भी उन्होंने लड़ी पिछले साल, और लड़ाई लड़के उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, शिकस्त फाश दी, और फिर उससे अगले साल विद इन अ ईयर दुनिया में लगी हुई एक बड़ी लड़ाई को रोका, बंद करवाया। तो ये एक ऐसा केस बन चुका है तो जो मेरा तो ख्याल है कि वार कॉलेजेस में जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एक कोर्स का अहम हिस्सा बन सकता है कि कैसे एक जनरल जंग लड़ने के साथ साथ दुनिया में अमन भी काम कर सकता है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस किरदार को जेडी वैंस की आज की अगर वो जो टॉक है उसमें ढूंढे तो वो नज़र आता है। जेडी वैंस ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 3 माह में जितनी दफ़ा मैंने बात की है फील्ड मार्शल से, शायद ही किसी से की हो। तो ये बताता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़िश्ता 3 माह में किस तरह बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए अमन कायम करने के लिए कोशिश करते हैं। आज इस चीज़ का एतराफ़ हुआ है। आज जिस तरह जेडी वैंस ने कहा कि वी लव पाकिस्तान, और आज जिस तरह जेडी वैंस ने यह कहा कि
जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, और मेरे भी दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप के भी दोस्त हैं, और उनकी जो लीडरशिप है वो मतलब दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारे लिए आज ये प्राउड मोमेंट है कि हमारी जो सिविल लीडरशिप है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्ल में, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शक्ल में, तो वो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त चाहे हुए देखें, जो काम लॉबिंग फर्म्स के जरिए नहीं हो सकता था, आज वो हो रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान अजहर साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ना सिर्फ आप या मैं बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रहा है कि जो किरदार इस सालिसी में, पाकिस्तान की सालिसी में हुआ है और दुनिया ने देखा है, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। नाज़रीन, इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इसमें बेहतरीन सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकन की जानिब से वहाँ पर जो डेलीगेशन मौजूद हैं, आला सतही वफ़द है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि जेरेड कुशनर उनके हमरा मौजूद हैं। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। जबकि ईरानी वफ़द में अहम शख्सियात, जिनमें पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मरकज़ी बैंक, वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत तेल के आला हुकाम शामिल हैं। ईरानी वफ़द के हुकाम से ज़ाहिर होता है कि भरपूर मुज़ाकरात की तैयारी के साथ ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड में पहुँचा है। सर, हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में शुरू होने वाले इस राउंड में अमेरिका की जानिब से सख्त तरीन मुतालबात किए गए हैं। क्या समझते हैं कि जो वाशिंगटन ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर प्रोग्राम के ऊपर बात की जा रही है, जो कि ओबामा दौर के माहिदे से भी ज़्यादा सख्त शराइत हैं, क्या समझते हैं ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं खातिर ख्वाह साबित होने वाले इन फ्यूचर? देखिए, इन मुतालबात में जो सबसे अहम मुतालबा है, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो ईरान का जौहरी प्रोग्राम ही है। हम सब जानते हैं JCPOA जिस माहदे की आपने बात की, जो बाराक ओबामा के टाइम पे हुआ था, वो भी इसी सिलसिले में था। जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उन दिनों में मुज़ाकरात इसी मामले में चल रहे थे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। IAEA के बेसिक पैरामीटर्स को वो एड्रेस करता है। अमेरिका कहता है कि ईरान का जो इरादा है जौहरी प्रोग्राम का, अमेरिका खौफज़दा है, वो किसी सूरत भी चांस नहीं लेना चाहता कि ईरान को किसी हवाले से भी कोई मौका मिले जौहरी हथियार बनाने का और जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। ये बेसिक इशू है। अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी इसके ऊपर कोई आगे चल के कोई मुआहदा हो सकता है, इत्तफाक राय हो सकता है, मैं समझता हूँ हो सकता है। क्योंकि मामला जो जब तक आप किसी मामले को, जब भी किसी इशू को आप आइडेंटिफाई नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, उस वक्त तक उसका हल नहीं हो सकता। अमेरिका ने तो किया हुआ है, ईरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक इशू है जो हल तलब है, और इसी के ऊपर ईरान ने खुल के कहा है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। अभी बेसिक जो दोनों के दरमियान डिफरेंस है, जिसपे एक को तस्फिया आगे चल के होने की ज़रूरत भी है, उम्मीद है वो भी जाएगा, वो ये है अमेरिका कहता है कि जितना अफजूदा यूरेनियम है उसको तल्फ करके या तो अमेरिका के हवाले किया जाए या किसी तीसरे मुल्क में रखा जा सकता है। ईरान इस पे नहीं मानता। ईरान कहता है कि वो अगर यूरेनियम अफसूदा वो तल्फ किया भी गया है तो वो IAEA की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में, ईरान में किया जाए, किसी दूसरे मुल्क में उसको हम मुंतकिल नहीं करेंगे। बट एक ये डिफिकल्ट मामला है, एक पेचीदा मामला है, तो सारे के सारे झगड़े तनाजे की यही बुनियाद है। और देखा जाए तो लगता तो बिल्कुल ठीक बात है, पूरी दुनिया के लिए अगर एक असूल है तो ईरान के लिए मुख्तलिफ असूल क्यों, बट चूंकि एक इशू बन गया हुआ है, एक सब प्रॉब्लम है, तो हमको उसको मानते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको अलग से देखने की जरूरत है, दूसरे बिल्कुल दुनिया अलग के से मामलात देखने की के साथ ज़रूरत है कि सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करने वाली है। इमरान मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, नुमाइंदा 365 न्यूज़। इमरान, आपने लम्हा ब लम्हा सूरत हाल को देखा, लाइव विटनेस किया, बताइए कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, इस वक्त चंद ही लम्हों के बाद का पहला राउंड बड़ी खुशसलूबी से मुकम्मल हुआ है। इमरान साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप माइक थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिए कि हमारे नाज़रीन को आवाज़ पहुंच सके। जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि दूसरा दौर भी शुरू होने वाला है। पहला दौर बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है।
अभी चंद 45 मिनट का वक्फा आया है इसमें, और चंद ही लम्हों के बाद अब दूसरा दौर शुरू होगा, और इस दूसरा दौर जो है ये बहुत ही अहम दौर होने जा रहा है। इब्तदाई जो ज़राए हैं, वो सफारती ज़राए हैं, वो यही बता रहे हैं कि पहले दौर में जो बातचीत है वो बड़ी ही मुस्बत रही, हौसला अफजा रही, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और ये दूसरे राउंड में मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद की जा रही है। आलमी बरादरी की मुकम्मल नज़रें इस लुज़ैन समिट पर मरकूज़ हैं। कतर और पाकिस्तान की सफारती कोशिशें भी जारी हैं, और दूसरा मरहला जो है इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए वजह से भी अहम है कि इसमें इत्तफाक राय हो सकता है स्विट्ज़रलैंड के इस बुर्गनस्टोक मुकाम के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, उनके पहले दौर की कामयाबी के बाद अब ये उम्मीद हो गई है कि दूसरा दौर इत्तफाक राय के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ने कतर के साथ मिलकर अपनी सफारती कोशिशों को न सिर्फ तेज़ कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान की और कतर की कोशिश यही है कि अब ये जो पीस टॉक्स हैं, जो मुफाहमती यादाश्त है, इसका एक तमीरी हल तलाश किया जाए और इसको कंक्लूड किया जाए। इस वक्त काफ़ी यहाँ पर वर्क हो रहा है, सारे के सारे वफूद इस चीज़ पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बिल्कुल इत्तफाक राय पैदा करने के लिए एफर्ट्स भी की जा रही हैं। अज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अज़हर साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद वो चाह रहे हैं कि अब सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, किसी कंक्लूजन की तरफ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ईरान कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहा है अभी। देखिए जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस सारे अमल में ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक जो स्किल्स हैं उनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई, और उन्होंने जो 14 निकात पेश हुए हैं उसमें भी मेजॉरिटी उनके फेवर में है। तो इस वक्त ईरान मैक्सिमम गेन करना चाहता है, ईरान को कोई जल्दी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, उनके लिए मामलात कोई इतने आसान नहीं है। वो ख़ास तौर पर इसराइल को लेकर, तो इसराइल की तरफ से जो मुज़ाहमत आ रही है उनके खिलाफ इस सारे मामले को, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि ये अमन मुआहदा तकमील की तरफ जाए, तो इसलिए वो अपनी जो रुकावटें हैं उनको जो है वो डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो बड़े अरसे के बाद देखा कि हमने इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हुए हैं कि दो जो अपोजिशन लीडर हैं इसराइल के, उन्होंने भी तनकीद की है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। तो बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों जो है वो इसराइल को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें तवक्को यही करनी चाहिए कि जो पीस के हवाले से जो ये मामलात हैं, जो एक MOU साइन हो चुका पहले, जो और उसके बारे में अब जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं वो शुरू हुए हैं, ये एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, और इस हवाले से पाकिस्तान की सालिसी में किरदार भी जारी है। हम डिस्कस कर रहे हैं तकनीकी मुज़ाकरात को, और तकनीकी मुज़ाकरात में सबसे बड़ा नुक्ता, सबसे बड़ा फैक्टर आबनाए हुर्मुज़ है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला 60 दिन से जारी है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी जाती है, क्या समझते हैं आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ेगा? देखिए जी, ये तो कैसी बात है जो कि हमें सोचते हुए मेरा ख्याल 10 दफ़ा ज़हन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। आबना हुर्मुज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट आबी गुजरगाह है, उससे सिर्फ पाकिस्तान पे इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ तेल की मार्केट पे इफेक्ट नहीं आएगा, दुनिया की 20% से ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होती है, पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। हमने देखा कि लास्ट 4 मंथ्स में, जब से 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है, इस दौरान कितनी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, तेल की कीमतें कहाँ की कहाँ चढ़ गई है, रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो गई हैं, एक ओवरऑल इकोनॉमिक अपहीवल दुनिया में आया हुआ है, स्पेशली यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गए हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बुरानी और संगीन कैफियत हो सकती है, और इस तरफ तो जाने का मतलब ये है कि आप फिर बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सबके जहन में है, ये ईरान को पता है, अमेरिका को पता है, क्योंकि इसके इस वाले में दुनिया का बहुत प्रेशर है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, बिकॉज आबना हुर्मुज़ एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज। ठीक है, ईरान ने आबना हुर्मुज़ को आई मस्ट एक्नॉलेज कि बड़े अच्छे तरीके से अपने हक में इस्तेमाल किया है। ईरान ने उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको अपने हक में इस्तेमाल करते हुए, अगर ईरान आबना हुर्मुज़ को बंद ना करता अपने हक में इस्तेमाल करते हुए, तो दुनिया की तवज्जो इस तरफ
कभी उस तरीके से ना आ सकती। लेकिन बिल्कुल सर, यहाँ पर हम ये ये भी तो देख रहे हैं कि ईरान एक तरफ बात करता है इंश्योरेंस फीस की और साथ ही साथ मुकम्मल नाकाबंदी की, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई टोल टैक्स हम डिसाइड करेंगे आने वाले वक्त में। आज जो कुदरती आबी गुजरगाहें होती है ना, जो उन पर टोल टैक्स ऐसे लगता भी नहीं है। दुनिया में सिर्फ आपने हुर्मुज नहीं है, और भी स्ट्रेट्स हैं, उनमें भी इस तरीके से टोल टैक्स नहीं है। ठीक है, ईरान का टेरिटोरियल वाटर जरूर है, सिर्फ ईरान का नहीं, अमान का भी है, लेकिन उसका ये इंटरनेशनल रूल्स और लॉज के अंदर रहते हुए आपको उसका कोई मैनेजमेंट का उसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वही टेक्निकल लेवल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये डिस्कस होगा ना जी, कि हाउ टू मैनेज आपने हुर्मुज। ईरान अगर उसका टेक्निकल कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है तो किसी मैनेजमेंट के मसौदा असूल के मुताबिक करना पड़ेगा। और यही आपने यही रीज़न है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की ये बात सुनी होगी कि जो भी ये अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनका जो भी हतमी नतीजा निकलेगा, जो मायदा होगा, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वेट कराएंगे ताकि इंटरनेशनल बाइंडिंग हो जाए सबके ऊपर। बहुत कम ऐसे होता है क्योंकि इसके रिपरकशन बड़े सीरियस हैं, और यही रीज़न है। तो आपने हुर्मुज चूंकि उस पैकेज में शामिल होगा, आलमी बरादरी उस पर इत्तफाक करेगी कि जो भी जिसमें वर्किंग मैकेनिज्म पे ये कंक्लूड करते हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ आपने हुर्मुज इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अजहर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, जिस तरह से हमने डिस्कशन भी की है कि यहाँ पर लेबनान का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर इसराइल या खित्ते की दीगर कुव्वतें जो हैं लेबनान की जंग को बुनियाद बनाकर इस स्विस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, क्या समझते हैं क्या प्लान बी अडॉप्ट किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो इज़राइल है उसको टैकल करना यूएसए की जिम्मेदारी है, और वो ही टैकल करेगा, क्योंकि पिछले चंद दिनों में कई स्टेटमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं जिसमें इज़राइल को बता दिया गया है कि वो अपनी जो हदूद है उसमें रहे, और बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि अमेरिका के बगैर इज़राइल चल नहीं सकता। ये भी बताया गया कि सिर्फ अमेरिका जो है वो इज़राइल को डिफेंड कर रहा है पूरी दुनिया में। तो इसमें प्लान बी जो है वो इस वक्त जो टॉक्स हो रही हैं, टॉक्स के अंदर जो 14 पॉइंट हैं उसी के इर्द गिर्द सारे मामला घूम रहे हैं। और अब तक का जो अमल है, देखिए पहले इस्लामाबाद में ये बैठे हैं और बड़ी देर तक बैठे रहे, जो बहुत अच्छा आगाज़ था पाकिस्तान ने करवाया। फिर ये दूसरी जो मरहला हो रहा है इसमें एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले मरहले के जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं, अब दूसरे मरहले में वो बातचीत अभी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मामलात के अंदर चीज़ें ऐसी की हैं कि जिसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब भी आपका ओवरव्यू इसके ऊपर लेना चाहती हूँ। प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, क्यों ना इसके ऊपर भी डिस्कशन कर ली जाए। क्या प्लान बी हो सकता है? ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपकी आवाज़ म्यूट है इस वक्त। पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि क्या प्लान हो सकता है? मैं कह रहा था कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है उसमें प्लान बी और प्लान सी उसका हिस्सा होते हैं, बिकॉज इसको तो कॉन्टीजेंसीज कहते हैं। कॉन्टीजेंसीज के बगैर कोई प्लान नहीं बनता, बिकॉज हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा सकती। इसराइल को अमेरिका कभी भी इजाजत नहीं देगा कि इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस को डीरेल करे, और हम सब जानते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तो सिर्फ अमेरिका ने इसराइल को सिर्फ किसी हद तक वार्न करने की कोशिश की है। अमेरिकन की तरफ से इसराइल को वाज़ेह पैगाम जाएगा, जो डेफिनेटली जाएगा कि आफ्टर दिस नो मोर अटैक ऑन लेबनान। तो मेरा नहीं ख्याल इसराइल करेगा। उनको पता है कि जी वो आदी चुके नहीं है इन चीज़ों के, इसलिए हमें यकीन नहीं आता। तो अभी ये जो बारिश का पहला कतरा है ना, इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि अमेरिका डेफिनेटली इसराइल को क्लियर टर्म में बता देगा कि लेबनान के ऊपर आपके जो हमले हैं उसको ऐसे पूरा का पूरा पीस प्रोसेस डीरेल हो सकता है, इसलिए नो मोर अटैक ऑन लेबनान। आप देखिएगा उसके बाद इसराइल फोर नहीं करेगा, ये हम सबको पता है। उस वक्त तक लीवरेज लेते हैं जब तक इनको पता होता है कि जी वहां से ज़बानी कलामी बात हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं। और ईरान ने जो पोजीशन ली हुई है वो बिल्कुल ठीक पोजीशन है। लेबनान इज पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट। बिल्कुल, और इस वक्त हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो हैं स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में गेस्ट जो मौजूद थे, आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। नाज़रीन, 365 न्यूज़ स्पेशल प्रोग्राम से इतना ही।